हम्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीडी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। और शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर। और हर कोई आदमी, हर कोई शख्स राजनीति से जुड़ा हो या आम आदमी जो आम आदमी हो, वो तमाम लोग इनको जानते हैं, बखूबी जानते हैं। और इनका मैं एक बार जिक्र कर देना चाहता हूं कि एयरफोर्स में इन्होंने ज्वाइन किया, 15 साल तक वहां पर नौकरी की। उसके बाद में वहां से रिटायर होने के बाद एक कंपनी ज्वाइन की, फिर राजनीति के अंदर इन्होंने कदम रखा। सैकड़ों, जब तक राजनीति में कूदने से पहले इन्होंने सैकड़ों युवाओं को रोजगार दिया बिना किसी लोभ लालच के। और उसके बाद राजनीति में कदम रखा। पहली बार सन 2000 में इन्होंने जिला परिषद का जो चुनाव है वो जीता। और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने इनके ऊपर भरोसा जताया और 2005 में इनको टिकट दी और अच्छी बहुमत से इनको विधायक बनाया। समालखा की जनता ने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। और अच्छे अच्छे दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित से लेकर के बॉलीवुड के स्टार, मुझे आज भी याद है उस टाइम पे मैंने खुद देखा था कि समालखा के रेलवे रोड पर जो गोविंदा है फिल्म स्टार, वो मल्हार है महाराष्ट्र के अंदर, वहां से सांसद बन के आते और इनके चुनाव प्रचार में कूदे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि अब इसी साल का मैं जिक्र कर देता हूं, फिर इन्होंने दोबारा से चुनाव के अंदर आने की घोषणा की और आम आदमी पार्टी ने इनको टिकट दिया। समालखा से चेयरमैन पद के उम्मीदवार थे और एंड जिस दिन वोट डलनी थी उस दिन इनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई हमें कुछ ज्यादा, जो भरोसा इनको दिया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, वहां से कुछ सहयोग नहीं मिला। तो इन्होंने किसी दूसरे प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया। लेकिन 10:30 बजे के आसपास समर्थन देने के बावजूद भी इनकी 1300 के आसपास वोट आई। यानी मजबूत, अगर शाम तक टिकते तो खेल कोई दूसरी तरीके का ही होता। और अब आज ये दूसरी वेशभूषा में, हमने जब भी इनको कवर किया है कुर्ते और पजामे में, जो नेताओं वाले कपड़े पहनते हैं उनमें देखा। और आज आप इनको देख पा रहे हैं कि काला कोट, यानी कई सारी डिग्रियां हैं इनके पास, नेता भी हैं, एमबीए किए हुए हैं, साथ के साथ एडवोकेट भी हैं, एलएलबी, जो एमए किया और एलएलबी है। यानी नौकरी पे रहते रहते इन्होंने कई डिग्रियां हासिल की। और अब सर्व समिति से समालखा के जो वकील है, एडवोकेट है, उन्होंने सर्व समिति से इनको अपना प्रधान नियुक्त किया है। और ऐसा पहली बार ये बताया जा रहा है कि पहली बार हुआ है। सबसे पहले बधाई हो विधायक साहब आपको, और अब प्रधान भी बन चुके हैं। अब मैं प्रधान जी कहूंगा कि समालखा बार के जो आप सदस्य बने और उसके बाद में आपको प्रधान बना दिया गया है, मुबारकबाद भी। और क्या कुछ कहेंगे लोगों को? धन्यवाद जी, धन्यवाद। बस ये तो जो समालखा बार के अपने जो वकील साहब है उनका मैं बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ। और मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत बड़ा विश्वास करके और ये जिम्मेदारी मुझे देने का जो काम किया है, तो मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं इस बार की व्यवस्था बदल के इसको ऐसा ईमानदारी का, भाईचारे का, पारिवारिक संबंध का ऐसा रिकॉर्ड बनाने का काम करूँगा कि हरियाणा के अंदर ये 1 नंबर का बार होगा। मेरी ये तमन्ना थी जब मैं फैक्ट्री से नौकरी छोड़ के आया था कि राजनीति में जब मुझे टिकट मिली तो मैंने उस टाइम भी प्रण किया था कि मैं ऐसी राजनीति करूंगा, सेवा करूंगा लोगों की, राजनीति ना करके, विधायक न रह गए, आम आदमी की तरह रह गए कि सेवा करूंगा। आज तक किसी नेता ने की नहीं होगी। जैसे गरीब से गरीब आदमी नेता तक सीधा नहीं पहुंच सकता था, वो मैंने काम किया गरीब की सीधी सुनाई करने का। नंबर 2, कोई नेता दुख सुख में नहीं जाता था, किसी मुख्य बड़े आदमी के घर जाता था दुख में खाली। भाई दुख तो गरीब का भी वही होता है। तो मैंने प्रण किया था मैं हर गरीब के, हर जाति के दुख में शामिल होऊंगा हल्के के अंदर। नंबर 3, मैंने कहा था मैं रिश्वतबाजी हिंदुस्तान का रिकॉर्ड बनाने का काम करूँगा। आज तक किसी नेता नारे तो दिए भ्रष्टाचार बंद करेंगे, लेकिन रिश्वत बंद करने का काम नहीं किया, भ्रष्टाचार और लड़ाई नहीं नो लड़ी। मैंने प्रण किया था मैं इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के आया हूँ तो मैं साबित करूंगा मैं ईमानदार हूँ। जनता लुटती रहे दफ्तरों, मेरी ईमानदारी का क्या फायदा? मेरी ईमानदारी का जब भी फायदा है कि जब दफ्तरों में रिश्वत बंद होने, काम बिना पैसे हो, तो मैंने तहसील हो, थाना हो, बिजली बोर्ड हो, ये साबित करके दिखा जनता को कि मेरे नाम से ही लोगों ने, अफसरों ने बिना पैसे काम किया है और लोगों को ये साबित हुआ है। और मैं दुख सुख में सबके शामिल हुए, मिलने के लिए 24 घंटे दरवाजे खुले रखे हैं। लड़ाई झगड़े पंचायती तौर पर पंचायत करके निपटाने का काम किया है। फोन सेवा मैंने 24 घंटे खोली रखी है, किसी को क्या पता किस टाइम आपत्ति आ जाए। उन्होंने रात को 12-1 बजे भी याद किया तो मैं 12-1 बजे भी खड़ा मिला हूँ। तो ऐसा उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला तो मेरी टिकट काट दी गई। ये परंपरा देखो, जिस पार्टी ने मेरे को घर बैठे टिकट दी थी, सर्वे में मांगने नहीं का इतिहास है हिंदुस्तान का। और फिर जीत करके उस पब्लिक की लोकप्रियता को बरकरार रखे
दोबारा पब्लिक ज्यादा वोटों जिताती, उस समय कांग्रेस पार्टी ने ही मेरा टिकट काटने का काम किया। जिसने घर बैठे दिया था उसने घर बैठे ही काट दी, फिर घर ही बिठा दिया। कांग्रेस ने या फिर नेताओं ने कटवाया? भाई कांग्रेस के तो नेता ही आगे कांग्रेस नेता ही होते हैं कहीं तो। कहीं ऐसा ना हो कि भाई भरत सिंह छोकर का कहीं और ज्यादा बड़ा कद ना हो जाए, इसीलिए। मुझे तो यही लगा कि जिस तरह की ईमानदारी इस हिंदुस्तान में, चाहे प्रधानमंत्री हो, बड़े से बड़ा नेता हो, छोटा हो, तो इस हिंदुस्तान का नेता बता दो जिसने हल्के की, पुलिस की, तहसील की, बिजली बोर्ड की दफ्तरों की रिश्वत लड़ने लेने के लिए भय पैदा कर दिया हो, और पता कर कर ये लोगों से आदमी बुला के वापिस करवाई हो, तो लेने वाले डर गए कि अब ले लेंगे विधेयक, कल तक आगे वापिस करवाएगा, लेके क्या फायदा। और देने वालों के डेट खुल गए, हिम्मत होगी कि हम मना करने लगे कि हम विधायक के पास जाएंगे, तो उनके काम हो गए, उन्होंने दोबारा किसी ने रिश्वत मांगने की सोची तक नहीं। तो मेरा जो टिकट कटा, मुझे लगता है जो ज़्यादा अच्छे काम किए, ईमानदारी ज़्यादा दिखाई, पब्लिक में लोकप्रियता ज़्यादा बढ़ाई, और इतना बड़ा गुड़गांव का जो फैक्ट्री कांड था जिसमें सारी हरियाणा की सरकार फेल हो चुकी थी, सेंटर हो चुकी थी, वो मेरे विश्वास पे है। मजदूर तबके की जो यूनियन के प्रधान थे उन्होंने मेरे विश्वास व्यक्त किया, और मैंने उनको सरकार से मिला के जो काम उनसे 20 दिन में 20 प्रयास करने से समझौता नहीं कर पाई सरकार, मैंने 2 दिन में करवा दिया। तो इस सारी बातों को जो निचोड़ लगा, मुझे लगा, मैं किसी नेता का विशेष नाम नहीं बता सकता, लेकिन ज्यादातर नेताओं को लगा अगर ये आदमी दोबारा विजय प्राप्त करके विधायक बन गया ना, तो नेताओं की हालत खराब कर देगा, जैसे दुख सुख में जाने को मैंने मजबूर कर दिया नेताओं को। तो अगली बार ये होता कि पैसे खाने ही छोड़ देते नेता। मैं एक रिकॉर्ड बनाना चाहता था, लेकिन मुझे इन पार्टियों ने दोबारा कोई मौका नहीं दिया। टिकटें दी है मेरे को, घर पे ले गए, मुझे शामिल करते रहे, आश्वासन देते रहे टिकट का कि पक्की है, लेकिन दोबारा पैसे मांगने का जब पार्टियों ने काम किया तो मैंने उस टिकट को ठोकर मारने में देर नहीं लगाई। इसलिए लोगों ने कहा कि पार्टी बदल, मैं तो किसी टिकट मांगने नहीं कहा, पार्टियों ने आगे मुझे घर से पकड़ा है कि तेरी टिकट पक्की, और टिकट पक्की करके पैसे मांगने का काम किया, तब मैंने उसको ठोकर मार दी। मैंने भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं की, न करनी, मैंने लोगों जनता को लूटना नहीं है, ईमानदारी ये काम कर रखा है। आगे भी तजर्बा ज्यादा होगा, मैं ईमानदारी दिखाऊंगा। तब उन्होंने टिकट के पैसे मांगे तो मैंने उसको टिकट को ठोकर मार दी। मेरा पार्टी बदलने का कांड देखो ना, कि मैं अपने फायदे के लिए बदली हो, टिकट लेने के लिए बदली हो, लोगों की वोट लेके लोगों की वोट बेचने का काम कराया हो। मैंने किसी वोट नहीं ली, पार्टियां बदली, मुझे भी बदली जब मैं उनकी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं हुआ, कि मुझे भ्रष्टाचार की बू आई, मुझे लगा मैं विधायक बन के इस पार्टी में जनता की सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने उस टिकट से मना कर दिया। इसलिए हर बार पार्टियां मेरे पास आई हैं, उन्होंने मुझे पकड़ा है, मैंने नहीं पकड़ी कोई पार्टी। और उन्होंने मेरे से बदमाशी की, भ्रष्टाचार की बात की, पैसे की बात की, मैंने छोड़ दिया। मैंने जनता का क्या बुरा किया है, मैं जनता की भलाई के लिए ठोकर मार रहा हूँ। अगर मुझे अपना कुछ करना होता ना, फिर तो मैं टिकट पैसे दे के ले लेता और जनता मुझे बना देती, लेकिन मैं अपने घर बैठ गया। अगर मेरा नगर पालिका से भी कनेक्शन जोड़ो, विधायक होते मुझे जो सोचा लड़ने का, क्यों सोचा, मैंने देखा था यहाँ पैसा बहुत आता है, और जब चेयरमैन ही 3-4 करोड़ में बनेगा तो 6 करोड़ कमाएगा। मेरे समय में गरीब आदमी को चेयरमैन बनाया था, एक पैसा भी नहीं लगा। जब ग्रांट को जब खा जाएगा फिर अपनी रिकवरी तो करेगा चेयरमैन, एमसी सब करेंगे, तो फिर पैसे कहाँ बचेंगे। मेरे मन में इसलिए आई थी कि मैं इसकी ईमानदारी करके दिखाऊंगा, और फिर जब ये काम होंगे पूरे, तो जब लोग भूल जाएंगे विधायक हो गए क्यों लड़ा था। मेरा मकसद था ईमानदारी चमकना, लेकिन नेताओं को भय घुस गया अंदर, और उन्होंने मेरे साथ प्लाट का झगड़ा पैदा करवा गए। और जिस दिन वोटिंग थी, मेरे 4 दीवारी तड़वा कर कब्जा करवाने का कोशिश किया प्लाट पर। और मैं इलेक्शन जो है ना, 19 को इलेक्शन, 18 को सुबह तोड़ दी 3:30-4 बजे। तो मैं दीवार बढ़वाऊँ, प्लाट काबू करूँ या इलेक्शन संभालूँ, और पार्टी के किसी आदमी ने कोई सहयोग नहीं दिया, बस टेंट खाली छोड़ दिए। जब मुझे पता लगा 10 बजे टेंट खाली है, मैं गया 10:30 बजे देखा तो टेंट वाकई खाली है। तो मैं फिर सोची कोई सहयोग नहीं मिल रहा, तो जनता को क्यों धोखे में रखा, अपनी वोट को खराब करें। मैंने ऐलान कर दिया अपनी वोट किसी को दे दें, जिसका नाम मैंने लिया, मैं उनकी मर्जी दे दो कहीं, लेकिन मैं जो है ना सोचा हमारी वोट खराब करना है, कोई तुक नहीं। मैं जनता का फिर भी एहसान बंद हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि 2-2.5 घंटे में उन्होंने मेरे को 1300 वोट के आसपास दे दी। लोगों ने गुस्सा व्यक्त किया फिर, भाई तुमने क्यों छोड़ दिया, हम तेरे को वोट डाल रहे थे। अकेले क्यों फैसला ले लिया? अकेले में डर गया भाई साहब, जब बस्ते में टेंट में आदमी नहीं, और मैं विधायक रह चुका हूँ, और मुझे एहसास हो जाता ना पब्लिक वोट डाल रही है, फिर नहीं मैं छोड़ता। तो मैंने कहा इसको छोड़ना ही ठीक है, ताकि ये भ्रम में सिद्धि बन जाए कि शायद लड़ता तो कुछ होता, लेकिन वो भ्रम अब भी बन गया। लोग कहते हैं तूने छोड़ दिया, जब भी 1300 के आसपास आई, अगर शाम तक कर लेते तो बहुत ज्यादा मुकाबला होता बढ़िया, तो तभी और इलेक्शन का नक्शा ही बदल जाता।
अब तो मुझे भी एहसास हुआ छोड़ना नहीं चाहिए था। तो उसको जो मुझे वो गलती हुई मेरे से, और जो लोगों का गुस्सा मुझे बर्दाश्त करना पड़ा, और उस नुकसान की पूर्ति के लिए फिर मैं कोर्ट में जाता था। कोर्ट में वकालत करता था। मैं प्रैक्टिस तो करता नहीं, अपने केस के लिए जाता था। मैंने वहाँ वकीलों का जो है ना देखा कि भाई वकीलों की जो मैंने संगठन इनके अंदर देखा, जो मैंने ताकत देखी इनकी, हिंदुस्तान के अंदर वकीलों से बड़ा कोई संगठन नहीं। और मैंने कोर्ट में जाके बैठ के देखा, पहले तो माथा आता था पर ध्यान नहीं जाता था। मैंने देखा कि भाई ये जो जगह ऐसी है, ये न्याय का मंदिर है यहाँ, और न्याय यहाँ मिलता है लोगों को। इट इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप एंड टेम्पल ऑफ जस्टिस। न्याय का मंदिर है, और न्याय, और ये जो है ना पूजा करने का स्थल है। तो मैंने कहा अगर यहाँ सच्चाई से सेवा की जाए ना लोगों की, तो यहाँ ये जगह है। तब मेरे को समझ आई। मैंने एलएलबी तो एयरफोर्स में रहते हुए 87-88 में कर ली थी, लेकिन मुझे इसकी असलियत पता नहीं थी। मुझे असलियत जब पता हुई, जब मैं वकीलों के नज़दीक बैठने लगा, जाने लगा, और मैं तब मेरी समझ आई। लेकिन इलेक्शन का मुझे दिमाग में बिल्कुल 1% नहीं था। तो जो दिखते मैंने महसूस की, नया नया बड़े चैम्बर बने थे, और मैंने ये सेक्रेटरीट बनवाया था मुख्यमंत्री हुड्डा साहब से प्रार्थना करके। उन्होंने मेरी मांग मंजूर की थी। मैं आज भी उनका एहसानमंद हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि समड़ के अंदर जो पैदाश है मेरे टाइम की है, सेक्रेटरीट की, जो न्यायालय है या सेक्रेटरीट ऑफिस है, तो हुड्डा साहब ने उस टाइम बनवाए थे। मैं उन्हीं को इसका सारा देता हूँ। तो मेरा दोबारा यहाँ बैठना, तब मेरे दिमाग में बात याद आ गई कि हमारे टाइम का लगा पौधा है, इसको हरा भरा रखना मेरी ड्यूटी बनती है। तब मैं देखा वकील दुखी थे कि बिजली का कनेक्शन नहीं, गर्मी में मरते थे, सेवा भी लोग ही करते थे। तब उन्होंने एक बात सी मैं सुनता था कि जी यहाँ बिजली नहीं, का खर्चा ज़्यादा है, नेता कोई देता नहीं, अब किससे लें, इकट्ठे कर नहीं सकते। तब मैंने मन बना के ना, वैसे तो राजनीति में इतने खर्चे किए, तब मैंने उनका बिजली का कनेक्शन का खर्चा उठ लिया था। तब वो वकीलों, जब मेरे दिमाग में इलेक्शन नहीं था ना किसी उनके था। अब धीरे धीरे कुछ महीने बाद इलेक्शन की आई घोषणा, तब वकीलों के दिमाग में आई यार ऐसे आदमी को बनाओ जिसने हमारी समस्या को हल भी किया, और बिना मांगे किया, बिना स्वार्थ के किया। तो फिर मेरे पास बात आई, तो मैं हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन वकील भाई माने नहीं। अब मना कर रहे थे आप? मैं मना कर रहा था, सच्चाई देखो। अब वो ज़्यादा ही कहने लगे, फिर मैंने मन बना लिया। उन्होंने तो मेरे को कहा था सर्वसम्मति से बनवाएंगे, इलेक्शन नहीं होगा आपका। लेकिन बाद में कुछ हालात ऐसे बन गए, इलेक्शन की नौबत आ गई। फिर भी मेरा मन तो करता नहीं था, लेकिन वकील भाइयों का मन देखते हुए, उनकी आत्मा की पुकार देखते हुए मैंने फैसला भी कर लिया था कि लड़ना पड़ा। मैं छोटा बड़ा इलेक्शन नहीं देखता, मेरा कोई स्वार्थ थोड़ी है। तो भाई साहब वो परमात्मा ने सुनी, और अब जो है ना सर्वसम्मति से हो गया। ये भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया एक अपना। और सर्वसम्मति के साथ ये भी रिकॉर्ड है, मैंने कहा अभी जो तुम है ना दारू पी के पिकनिक करके बड़े होटलों में जाके खर्चा करवाते हैं उम्मीदवार से, और वो भी सीमा कर जो होता है 10-20-30 लाख लेता है, उसकी बजाय मेरे से 51 लाख रुपए के काम में पहले ही शुरू कर दिए। कोई तो बढ़ने की बात करता है। 51 लाख रुपए की मैंने घोषणा कर दी, और वैसे 1 नंबर के पैसे लगाऊंगा, ये नहीं लगाऊंगा ऐसे लगा दूं कैसे, और लगा के साबित करूँगा कि मैंने बिना बनाए घोषणा करी थी, काम शुरू कर दिए थे। वकीलों ने सर्वसम्मति से मेरा मान बढ़ाने का काम किया है। मैंने अपना मन बना लिया पूरा कि इन वकीलों का जिंदगी भर एहसान बदलूंगा। जो मान सम्मान देने का काम किया है, ऐसे काम करूंगा कि इस हरियाणा के अंदर इस बार का नाम होगा, और हमारे भाइयों की वकीलों की इज्जत बढ़ाने का काम किया। और भाई साहब मैंने देखा है, तहसील जाओ, एसडीएम ऑफिस जाओ, वकीलों की कदर नहीं मैंने देखी ऐसी करते हो दफ्तरों में। इसके लिए भी मैं कोशिश करूँगा डी साहब से, एसपी साहब से, सरकार से मिलके कि वकील भाई सब इसलिए देखो सेवा करते हैं लोगों की, ये दफ्तरों में जाए तो इनको मान सम्मान मिले, इनकी सुनी जाए, और जायज काम करे जाए। इसके लिए मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगा। चीज और है, मैं आज पानीपत के अंदर खबर कर रहा था, एक एडवोकेट है, राजेंद्र गोयल है शायद उनका नाम, और जोगिंदर जी, रविंदर जी माफ कीजिएगा। तो उनको कल एक बदमाश कोर्ट परिसर के अंदर उनके चैम्बर में आकर के धमकी दे जाता है। इससे पहले गोलियां चली थी 1.5-2 महीने पहले। कुछ सुरक्षा को लेकर भी इस पे कुछ वहां पे सीसीटीवी कैमरे या और कोई व्यवस्था की जाए? वो सीसीटीवी वगैरह तो इन्होंने पहले ही लगा दिए अभी। बाकी जो भी कमी है ना, भाषा मुझे चाहे मेरे घर से करने पड़ो या किसी की सेवाएं लेनी पड़ो, मैं इसके लिए कसर नहीं छोड़ूंगा, मेरा प्रण है। और मैं एहसास करवा दूंगा कि ऐसा कोई प्रधान शायद इस हरियाणा में गया, हिंदुस्तान में न बना। मैं ये मेरा प्रयत्न है। और विधायक भी मैं इसीलिए बना था, मेरी टिकट ना काटते तो शायद अब तक ये भी मिसाल बन जाती है, ऐसा विधायक नहीं आया। तो नेताओं ने ही मेरे को खराब किया है। अच्छा, आप ही के सवाल को काटूंगा मैं। ये भी सुनने में आया कि भी सर्व समिति से आपको प्रधान बना रहे थे, लेकिन यहाँ के जो लोकल नेता उनकी नींद खराब हो गई।
और कोई आपके साथ जो दूसरी तरफ है अपोजिशन में, एक एडवोकेट को भी उतार दिया कि भाई देखा जाएगा भाई किस तरह से कितना वजन ये है। तो होता ही है। देखो, मैंने जय नगर पालिका चुनाव लड़ा है, उन्होंने झगड़ा बढ़वाया, मेरा पैदा करवाया, मेरी गलती झगड़े में 1% जमीन की मेरा मेरी कोई मेरे साथ ही नहीं कर सकता। और चुनाव से पहले दिन दीवार तोड़े कब्जा करवाने ताकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। तो ये सारी नेताओं की साजिश थी। और अब भी जैसे पता लगे सो सरमति बनाएंगे, तो नेता सारे नाम तो नहीं बता सकता, सक्रिय हो गए काफी हद तक। उन्होंने पूरी ताकत लगाई और उनकी कोशिश थी सर्वसम्मति न बने, लेकिन ये परमात्मा को मंजूर था। जैसे मुझे 2005 में घर बैठे टिकट मिली बिना मांगे और सर्वे के आधार पर, ऐसे ही अभी नगर पालिका मिली थी, मैं मांगने नहीं गया। ऐसे ही वकील भाइयों ने मुझे जो इस तरह का काम किया ना, मुझे मान सम्मान देने का, मैंने प्रण कर लिया है। मेरी जिंदगी का रही भगवान ने चाहिए, भाई साहब मैं अपने तन मन धन से भाइयों की सेवा करूंगा और इनके अंदर पारिवारिक संबंध इतने मजबूत कर दूंगा, इनको लगे कि हमारा वकीलों का सब भाइयों का एक परिवार है। और इनकी कोई समस्या नहीं छोड़ दूंगा, चाहे मुझे कहीं से पैसा लेना पड़े, नेताओं से, किसी पार्टियों से। मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं हर पार्टी के पास जा सकता हूँ, हर से समाज सेवी के पास जा सकता हूँ, बड़े से बड़े लोगों के पास जा सकता हूँ यहाँ के काम के लिए, और मैं अपने पास से भी कसर नहीं छोड़ूंगा। तो मेरा अपना प्रयास है कि इस बार का नाम करूं, ताकि ये लगे भी विधायक कोई आज तक बना तो है नहीं भाई साहब। ये भी मिसाल है, कोई फैक्ट्री में नौकरी करते हुए और इस तरह कोई जीएम रह गए, कोई शायद कम ही लोग एमएलए बने हो, नेता बने हो। ये भी मेरा रिकॉर्ड है, ऐसी फैक्ट्री मैंने चलाई है, पूछ लो, बहुत हजारों लड़के में लगाए हैं। आपका लाखों रुपए का पैकेज था, उसके बाद में लोगों की सेवा करने के लिए उतरे आप। बहुत बड़ा पैकेज था। जो मैं बिजनेस करता था वहां मेरा भाई करता है, मेरी जगह है, मैंने दे 500 करोड़ का सालाना गया है, और मैं जनता की सेवा के लिए धक्के खा रहा हूँ। तो मुझे इस चीज का भाई साहब भगवान से विश्वास है। अब ये परमात्मा ही देना है मुझे ऐसे टिकट मिलना। जब भी मैंने प्रण किया था अच्छे काम करूंगा। और भाई साहब जैसे फैक्ट्री मैंने ऐसी चलाई, हिंदुस्तान में कोई चला नहीं सकता। अमेरिका वाले देखने आए थे 2 साल तक, कौन चलाता है इतनी अनुशासित फैक्ट्री, इतनी फायदे की फैक्ट्री, कम खर्चे की फैक्ट्री। और राजनीति भी किया तो पूछो लोगों ने, किसी नेता ने आज तक इस तरह लोगों की सेवा नहीं की होगी। मैं भी लगातार दुख सुख में हूँ। तो भाई साहब मैं जनता से जितना प्यार दिया है शायद कोई नेता दे पाएगा। तो मैं तो यही कहता हूँ, अब मुझे दोबारा मौका मिला है, राजनीति मेरी बीच में ढीली हो गई थी, इससे मुझे लगा, आज एहसास हुआ कि लोगों को खुशी है कि शायद कुछ दम आ गया राजनीति में और कुछ न कुछ चीज में। और नेता की जो नींद हराम थी ना, मुझे आज एहसास हुआ, जो लोगों ने खुशी प्रकट की कि नहीं वाकई में चिंतित है नेता। अभी इनकी चिंता बढ़ाने का काम करूंगा और वकील भाइयों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा। एक चीज और मैं इनके बारे में जिक्र कर देता हूँ कि अक्सर नेताओं के पास जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, कोई मंत्री से भी नीचे की बात कर रहा हूं मैं, विधायक और सांसदों की, अगर हल्के की जनता को कभी उनसे संपर्क करना होता है तो डायरेक्ट कभी विधायक से, बहुत कम लोग ऐसे भाग्यशाली होंगे जो डायरेक्ट विधायक से बात कर सकते हैं। दूसरा या तीसरा फोन उनको कोई कभी कोई पीए उठाते हैं या कोई किस तरह से मतलब एक चैन सिस्टम बना रखा है, जब जाकर के वो विधायक से बात कर पाते हैं। और कहीं हल्के के लोगों को उनसे कुछ काम होता है, या तो उनके जो बंदे, आप कहिए कि उनके खास कार्यकर्ता जिनको वो मानते हैं कि भी गांव में 4-5 ही लोग हैं हमारे जो चुनिंदा, जो हमारे खास है, उसके थ्रू अगर वो आएंगे, उसके जरिए अगर वो उनके पास आते हैं तो शायद उनका काम हो जाएगा। अन्यथा डायरेक्ट अगर जो वोटर किसी भी नेता या विधायक के पास जाता है तो शायद उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरा नंबर, इनके बारे में एक चीज और ये कही जाती है कि भाई एक गामा में कहावत है कि भाई अ, पानीपत के बाद जो स्मरण काल की कहावत है कि भाई एक राम करा थारा बढ़ता ही हो। तो इनके अंदर एक ये चीज है कि जो मरगत होती है गांव के अंदर, यानी किसी के यहाँ कोई एक्सपायर हो जाता तो वहां जाना ये अपने आप को नहीं रोक पाते। हर कोई, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, ये हर उस व्यक्ति के परिवार के लोगों से मिलते हैं 6 बजे। कई बार तो ऐसा होता है कि परिवार के लोगों को ये खुद जाकर के वो सो रहे होते हैं और उस वक्त ये पहुंचते हैं, क्योंकि हल्के के और गांव में भी इनको जाना होता है। ये एक इनके अंदर एक खासियत है। उसके बाद में 2001 साल के लिए आप प्रधान चुने गए हैं जी। उसके बाद 2023 आपका निकल जाएगा, 2024 का आपका कौन सा प्लान है? क्या 2024 का आने वाला विधानसभा का चुनाव आप लड़ेंगे? मैं सब जो वकील भाइयों की सेवा करूंगा ना, तो मैं, अब मेरा परिवार छोटा नहीं रहा। अभी तो मैं परिवार में अकेला हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे बाहर रहते हैं। अब मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया है। मेरे परिवार में तो कई सौ लोग हो गए हैं और मैं उनका भाई, उन्होंने मेरे को अपना बड़ा भाई बना लिया। मैं प्रधान नहीं समझता उनके लिए, उनका बड़ा भाई हूँ।
कुछ होश का मेरे से गुजरक भी है वही एक आध, लेकिन उनसे छोटा हूँ। उनका छोटा हूँ मैं, लेकिन इनका बड़ा भाई हूँ। मैं बिल्कुल ये संबंध स्थापित कर दूंगा कि वो मेरे से ज्यादा मेरे लिए मेहनत करेंगे, और इस हल्के की सेवा फिर ऐसी करके दिखाऊंगा राजनीति कि जब का जो तजुर्बा है ना मेरा पीछे का, मैं ये साबित कर दूंगा इस देश में मेरे जैसी सेवा किसी ने की नहीं होगी। तो ये मेरी इच्छा है कि 2024 में ये प्रधान का पद तो किसी कोई और भाई संभाले अपने में से, और मैं एमएलए मुझे अगर बना दिया एक बार जनता ने, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान मेरे हल्के के अंदर भ्रष्टाचार, बदमाशी और लोगों की कोई नाराजगी या वैसा कोई इनको ऐसी समस्या नहीं बचेगी जो मैं इनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा मकसद है 2024 के लिए। आप अब 1 साल तक तहसील के अंदर रहने वाले, कोर्ट के अंदर रहने वाले, पूरे हल्के के लोगों से भी कनेक्ट हो पाएंगे आप? अब तो ऐसा बहुत हल्के के लोग ज्यादातर वहीं आते ज्यादातर लोग दुखी होंगे, जो लोग वहां पे चक्कर काटेंगे, परेशान होंगे। वहाँ तो मैं मिलूंगा ही मिलूंगा, गाँव में भी जाऊंगा, और अब मैं इस लाइन पे काम करूंगा कि आगे के जो नेताओं को चिंता है ना, उनको और चिंतित करूंगा, और जनता को विश्वास दूंगा कि हमारा तुम्हारा समय नजदीक आने वाला है, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। बीजेपी ने नारा दिया था लेकिन आए नहीं, मैं वाकई में दिखाऊंगा अच्छे दिन कैसे आते हैं। एक छोटी सी हमारी भी अपील रहेगी, आप प्रधान तो बनी गए हैं, और जहां से आप अंदर जिस तरह से तहसील के अंदर, कोर्ट के अंदर घुसेंगे समालखा में, सबसे पहले तहसील आती है, उसके बाद में कोर्ट आता है। तहसील में आपको पता ही है कि कितना सारा भ्रष्टाचार है। रजिस्ट्रियां ले ले, कोई भी काम, इंतकाल की बात करें, किसी को जमाबंदी करवानी है, कोई भी काम वहां पर बगैर पैसे, ऐसे आरोप लगते हैं कि भाई बगैर पैसे के काम नहीं होते। क्या वहां भी आप ईमानदारी की एक जो मिसाल आपकी बनी हुई है कि भाई हर कोई आदमी आपसे कुछ सीखता था, और क्या उनके लिए भी जो आम मजबूर लोग हैं पैसा दे करके अपना काम करवाते हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाले हैं? बस अब मेरे पास है ना थोड़ी जो कमी थी ना, किसी पद की कमी थी, वो मुझे मिल गया, मुझे सेवा करने का मौका मिल गया, वकील भाई ने दे दिया। मेरा सबसे पहला टारगेट तहसील है, और उसके लिए मेरे को लड़ाई करनी है। मेरा तजर्बा बहुत है, मैं पहले किए हैं सारे काम। डी साहब से मिलूंगा, एसडीएम साहब से मिलूंगा, अफसरों से मिलूंगा, नेताओं से मिलूंगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा इस तहसील के अंदर भ्रष्टाचार न मिले। तहसीलदारों से मिलूंगा, और वो मुझे लगता है सारा काम होगा और मान सम्मान मिलेगा। और वकील भाइयों के लिए विशेष अपील करूंगा कि इनको इज्जत मिले दफ्तरों में। ऐसे ना समझे वकील कोई छोटी चीज है, बहुत बड़ा संगठन हिंदुस्तान का है, और उसके हम हिस्सा बन गए हैं। तो मैं इसको पूरा रूप देने का काम होगा, असली रूप, ताकि महसूस हो समाज के अंदर जनता का तो है ही सम्मान, वकीलों का सम्मान हो उस तहसील को ही। क्योंकि अब तो माँ बाप हमारा है नहीं कोई इस तहसील का, एमएलए तो बन के बेचारा गुड़गांव के तहसील खोल रहा, तो वो तो नोट बनाने की फैक्ट्री खोल रहा है वहाँ। अब मैं इस जिम्मेवारी को जितना हो सके निभाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, एक चीज और है, ये किसके लिए रखा हुआ है? डंडा, ये तो भाई साहब ये जो मैं एक बार सांड नहीं पकड़वाए थे, जब के खरीदे थे, मैं रात को पकड़ता उनके पीछे भागता था। अब तो इसलिए अगर रात को मुझे जाना पड़ जाए बाहर, तो भाई रास्ते में कोई सांप वगैरह कोई ऐसी चीज ना आ जाए या पसीना, इसलिए मैं डंडा ले जाता हूँ नीचे रात को। मतलब कुछ किसी लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ना ना, वो तो भाई साहब देखो, मैं कभी एमएलए रहा जब भी मैंने कोई गनमैन नहीं ऐसा रखा है, अब भी नहीं रखता, अकेला रहता हूँ। न मैं मरने डरता हूँ, न मैंने किसी की बुरा, मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता, और मेरा विश्वास जनता मेरे भगवान में है। तमाम सवालों के जवाब दिए पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर, और अब प्रधान बन चुके हैं समालखा बार के। और इशारों इशारों में मैंने इनसे पूछ भी लिया, और हालांकि खुलकर इतना नहीं बता पाए, लेकिन 2024 में इनकी तरफ से कहा गया कि जैसा इनके जो साथी वकील हैं, जैसा वो आदेश करेंगे और उन्हीं के आदेशों पर जैसा उनकी तरफ से कहा जाएगा, तो हम लोगों की सेवा करने के लिए फिर से 2024 में समालखा से विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।